आप में से कितने जनों ने गूगल क्लासरूम विजिट किया कल? किया था, नहीं किया था? जो आपने आया ये ना? भेजी थी डाटा टाइम की। हाँ हाँ, ग्राफ बनाने वाला जो मैंने भेजा था। मनप्रीत, नंदिनी, नितिन, यस सर। देखा था? यस सर। देखा नहीं देखा? सर पढ़ा और नहीं जो, देख के मतलब। अच्छा अच्छा, वो फाइल थी, जुपिटर वाली फाइल थी। तो अभी मैंने आप लोगों को पहले भेजा था जिसके अंदर लाइन ग्राफ था। कल जो भेजा था उसमें मैंने आपको पाई चार्ट वाला भेजा था। और आज बना लिया है, थोड़ी देर बाद भेजूंगा, जिसमें माई एसक्यूएल से डेटा निकाल के और ग्राफ बनाने के ऊपर, चाहे पाई चार्ट वाला बनाओ चाहे उसको लाइन ग्राफ बनाओ, तो ताकि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट में हेल्प कर सके। आपने डेटाबेस माई एसक्यूएल में बना ली और अब जुपिटर के अंदर उस डेटाबेस वाली फाइल को कॉल करके उससे डेटा निकाल के और चार्ट बनाने का, ताकि इतना भी अगर आप करते हो इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी मदद करेगी इसके लिए। तो इसलिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। जो पाई प्लॉट था वो आप लोगों के पहले कोर्स में था, बाद में उसको हटा दिया गया था, मगर मुझे लगा कि इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ मैंने एक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। ये पर्टिकुलर फाइल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है, अनटाइटल्ड 7 IPYNB। और इसमें मैंने लाइन और पाई चार्ट वाला दोनों दिखा रखे हैं किस तरीके से ये लोग बनेंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो भेजूँगा आज दोपहर या शाम तक, तो डेटाबेस से किस तरीके से डेटा एक्सेस करना है और इसको चार्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे एक दो लिस्ट बना के डेव एक्स और डेव वाई, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसके अंदर डेटा डाला लिस्ट के अंदर, और फिर ये प्लॉट ये लाइन वाला स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या आप गिवन डेटा के साथ में जिस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ तो लिस्ट के अंदर हम लोगों ने हार्ड कोड करके डेटा डाल दिया है कि 25 साल से 35 साल तक का एज है, जिसको हमने एक्स एक्सिस में रखा है, और वाई एक्सिस के अंदर उनकी सैलरी रखी है। तो और मीडियन सैलरी निकाल के उसका एक लाइन ग्राफ इसके अंदर बनाया गया है।
ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे पाई चार्ट, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड आउटपुट है। इस तरीके से आप पाई चार्ट बना सकते हैं। तो उसका कोड मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये पर्टिकुलर फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है, जिसके अंदर आप लोग लाइन वाला और पाई चार्ट वाली चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर अपने सिस्टम पे बना रहे हो तो ये पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना पड़ेगा, ताकि मैटप्लॉटलिब को डाउनलोड करके वो इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम पे। उसके बाद में ये एग्जीक्यूशन जुपिटर नोटबुक के अंदर मैंने लिख रखा है कि किस तरीके से पहले आप मैटप्लॉटलिब को पे पाईप्लॉट को इंपोर्ट करोगे, और फिर ये लाइन ग्राफ के लिए स्टेटमेंट्स हैं कि आप लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे, दो लिस्ट बना के। और उसके बाद में ये जैसे यहाँ पे दे रखा है कि लाइन का कलर क्या रहेगा, लाइन की स्टाइल क्या रहेगी और लेबल क्या रहेगा। ठीक इसी तरीके से एक्स एक्सिस का लेबल क्या रहेगा, वाई एक्सिस का लेबल क्या रहेगा, फिर टाइटल क्या रहेगा, और लेजेंड यानी कि आपको जो लाइन स्टाइल है, जिस जैसे ब्लू कलर में हम लोग इसको दिखा रहे हैं, तो लेजेंड में दिखाएगा कि ब्लू कलर में ये इस चीज़ का वैल्यू है। और प्लॉट डॉट शो जो है वो उसको शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक्चुअल में आपके सामने दो तरीके से मैंने इसको दिखा रखा है। आपको जो लाइन वाला अगर पसंद आए तो लाइन वाले के हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर आपको पाई चार्ट वाला पसंद में आए तो आप पाई चार्ट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, बट एग्जीक्यूशन मैंने आपको यहाँ पे इसलिए इस तरीके से इसका दिखा दिया। पाई चार्ट के केस में आपकी चीज़ें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्लोड करके यूज़ किया गया है। एक्सप्लोड के अंदर हम लोग जैसे यहाँ पे आप एक्सप्लोड में आप यहाँ देख रहे हैं, इस पाई चार्ट के अंदर जो पाइथन वाला हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है। तो हम लोग अगर एक्सप्लोड करके 0.1 यानी कि 10% इसका जो पाई चार्ट का जो 10% डिफ्रेंशिएशन है, उसके हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट्स बढ़ाएंगे उतना बाहर आता चला जाएगा। तो एक्सप्लोड का काम यहाँ पे ये है। यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको कमेंट की शेप में मेंशन भी कर रखा है। शेडो बनाने के लिए है, स्टार्ट एंगल इसको रोटेट करने के लिए कि आप किस एंगल पे इसको रोटेट करके देखना चाहते हैं। ऑटोपीसीटी परसेंटेज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक पाई की एक परसेंटेज दिखाई दे रही है, 15.5, 20.3, 15.3। तो ये ऑटोपीसीटी से दिखाई दे रहा है। वेज प्रॉप्स, ये यहाँ पे एज कलर पाई का, यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हैं डार्क ब्लैक लाइन जो दिखाई दे रही है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वेज प्रॉप्स का। और हमने यहाँ पे जो चार्ट का स्टाइल है वो 538, ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरा दिखाने के लिए इसका स्टाइल यूज़ किया जाता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया है। और जब हम लोग यहाँ देखिए plt.py, इससे पता चलता है कि हम पाई चार्ट बना रहे हैं। और ऊपर वाले केस में हमने लिखा था plt.show, तो ये जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, या plt.plot, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, जिससे लाइन ग्राफ बना के हमारे को दिखाता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के, इसमें हिस्टोग्राम भी है, बार चार्ट भी हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर हम लोग जो मेंशन कर रहे हैं, ये प्लॉट है या पाई है या बार चार्ट है, ये हमें मेंशन करना है। और उसके अंदर जो आर्गूमेंट्स हमारे जो जाएंगे उस हिसाब से हमारे को उसको मॉडिफाई करना है या दिखाना है। तो ये आपके लिए मैंने बना के रखा है ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें। और जो अभी वाला जो मैं बना के दूंगा उसमें आपको डेटाबेस से चार्ट बनाने वाला आपको एक मिल जाएगा। तो उससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। बस काम क्या रह जाएगा कि आप अपनी डेटाबेसेस जो बना रहे हैं वो जो भी आपका, जैसे मेरे को नंदिनी ने बताया था कि हम एम्प्लॉयर वाला कुछ बनाने जा रहे थे,
तो उसका डेटाबेस आप बनाइएगा और उसके बाद में आप इसको चार्ट रिप्रेजेंटेशन में रखेंगे तो आपका इस तरीके से बेटर तरीके से चीज़ें शो होंगी। तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने चीज़ ऐड करी है कि आप लोग ग्राफ बना के अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालें तो और अच्छा लगेगा। जैसे ये लाइन ग्राफ है, तो ये हम जैसे ऊपर अभी डिस्कस किया था एजेस और ये सैलरी, इस तरीके से इसका बन के आ गया, ये लेजर आ गया हमारे पास में और ये हमारे चार्ट का नाम आ गया। ठीक है, पाई चार्ट। कहाँ तक? पाई चार्ट। पाई चार्ट, ठीक। ये आपको जो मैंने लाइन चार्ट की बात की थी, ये लाइन चार्ट का रिप्रेजेंटेशन है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? ठीक। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। सैटरडे की क्लास में हम लोगों ने जॉइंट्स के ऊपर बात की थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट तक हम लोग पहुँचे थे। आज बात करेंगे इसी में थोड़ा आगे कि किस तरीके से एक क्वेरी के अंदर दो टेबल्स को ज्वाइन करके और उनका रिलेशंस देख सकते हैं, और उसके अंदर स्पेसिफिकली कार्टेशियन जॉइन की हम बात करेंगे कि कार्टेशियन जॉइन को हम लोग टेबल के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की थी तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कार्टेशियन जॉइन का जैसे आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब दो टेबल्स को, या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो जब दो टेबल्स को मल्टीप्लाई करके, यानी कि दोनों के रिकॉर्ड्स को एक मैथमेटिकल प्रोडक्ट की तरह, यानी कि अगर एक टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड थे, एक टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड थे, पर रिकॉर्ड मल्टीप्लाई बाय अनदर रिकॉर्ड अनदर टेबल ऑल रिकॉर्ड्स, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो टपल्स के हो सकते हैं, उसको अगर हम दिखाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे बोलेंगे। और इस केस में जब हम लोग इस तरीके से कमांड फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज यहाँ पे एक टेबल का नाम है डांस, एक टेबल का नाम है म्यूज़िक, तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूज़िक, तो अगर सपोज यहाँ डांस और म्यूज़िक टेबल के अंदर इस तरीके से डेटा था, एक टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड थे और एक टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड थे, तो यहाँ पे डांस और म्यूज़िक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूज़िक अगर हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस शेप में हमारे को दिखाई देता है। ये देखिए, पर रिकॉर्ड, जैसे यहाँ पे आस्था मल्टीप्लाई बाय, ये महक का रिकॉर्ड है, महक के रिकॉर्ड के साथ में ये चारों रिकॉर्ड जो हमारे पास में डांस टेबल से आ रहे हैं। और फिर इसी तरीके से माहिरा, ये जो म्यूज़िक का सेकंड रिकॉर्ड है, उसके साथ में चारों रिकॉर्ड इस तरीके से। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक स्कूल के अंदर 2 या 3 इवेंट हो रही थी और कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग देखना चाह रहे थे कि वो पर इवेंट किस तरीके से हम लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी कि हम एक स्टूडेंट और उतनी इवेंट, एक स्टूडेंट और तो उतनी इवेंट, फिर उस हिसाब से हम क्लासीफाई करना चाहें कि भाई इसको हम लोग इस इवेंट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे बड़े काम आता है। और इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करके और उस स्टूडेंट को उस इवेंट में रखना है कि नहीं रखना है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें कार्टेशियन प्रोडक्ट और का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग टेबल्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग स्पेसिफिकली, जैसे आप लोगों ने यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा है मैथ्स के अंदर,
तो अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक क्वेरी इन्होंने जनरेट करी है सो दैट आप लोगों को यूनियन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट भी क्लियर किया जा सके। तो जैसे फ्रॉम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स ऑफ रिलेशन डांस एंड म्यूजिक डिस्प्ले ओनली दोज रोज विच सच दैट द एट्रीब्यूट नेम इन बोथ हैव द सेम वैल्यू। ठीक है, तो वो बच्चे जो दोनों ही टेबल के अंदर फिगर आउट हो रहे हैं उनका ही अगर हमने नाम देखना है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जतिन बता सकते हैं? मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर दो सेट्स दिए हुए हैं उसमें से कॉमन हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेक्शन। जतिन है? यस सर। फिर बोला नहीं याद नहीं सर। याद नहीं रहा क्यों? 11वीं में पढ़ा था, 12वीं में पढ़ा 11th में सर है? 11th में? यस सर। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा से टेबल दिखाऊं तो दोनों डांस और म्यूजिक दोनों ही टेबल के अंदर नेम नाम से एक एट्रीब्यूट है। ये देखिए, डांस में भी एक नेम नाम से एट्रीब्यूट है और म्यूजिक में भी एक नेम नाम से एट्रीब्यूट है, और इन दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर ये माहिरा और संजय ये दोनों फिगर आउट हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, माहिरा इधर भी है, माहिरा इधर भी है, संजय इधर भी है और संजय इधर भी है। तो ये दो बच्चे ऐसे हैं जो डांस में भी हैं जिनका नाम और म्यूजिक में भी है। तो यहाँ पे एक क्वेरी फायर की गई है जिसके अंदर दोनों टेबल्स के बीच में d.name इज इक्वल्स टू m.name जिसका मैच करेगा, यानी जो यहाँ पे d रिप्रेजेंट कर रहा है डांस को, इसको हम लोग जब इस तरीके से लिखते हैं दैट इज अलार्ज, तो हमें डांस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम d लिख के और उसके एट्रीब्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक को हमने m से एलाइज किया है तो m.name लिखेंगे तो यहाँ पे music.name की बात हो रही है। तो जब हम लोग इस तरीके से d.name इज इक्वल्स टू m.name लिखते हैं तो उन बच्चों का नाम जिनका नाम डांस की टेबल में भी है और म्यूज़िक की टेबल में भी है, उनकी सारी डिटेल, स्टार का मतलब हो गया सारे एट्रीब्यूट्स, वो हमारे को दिखाने की हम बात कर रहे हैं। तो हो तो वही रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूज़िक, यानी कि कार्टेशियन बन रहा है, मगर वेयर क्लॉज लगाने से अब यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्शन निकाल के कि दोनों में कॉमन क्या है वो चीज़ यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। मगर इस क्वेरी में मैं एक टेक्निकल पॉइंट रेज करना चाहता हूँ जो कि इसके अंदर कमी है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे का नाम सेम हो सकता है मगर उसकी क्लास डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ d.name इज इक्वल्स टू m.name करने से आपको नाम तो मैच हो जाएंगे मगर ज़रूरी नहीं है कि ये वही बच्चा है जो उस पर्टिकुलर क्लास का है। तो चूँकि ये एक तरीके से प्राइमरी की नहीं है, तो प्राइमरी की नहीं होने की वजह से हम लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे को यहाँ पे एक और एंड क्लॉज लगा के क्लास को भी मैच करा के देखना चाहिए था कि दोनों की क्लास भी सेम है कि नहीं है, क्योंकि इस डांस टेबल के अंदर और म्यूज़िक टेबल के अंदर दोनों की क्लासेस भी मेंशन की गई है, तभी आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ ये माहिरा 7th क्लास की है या संजय 8th क्लास का है। इस तरीके से तभी ये बच्चे एक तरीके से आइडेंटिफाई होंगे कि हाँ ये दोनों टेबल के अंदर ये वही बच्चे हैं जो ये नाम बियर कर रहे हैं, या इनकी डिटेल जो हमारे को दिखाई जा रही है ये दोनों टेबल के अंदर हैं। इसमें जब हम लोग इस तरीके का काम करते हैं तो हमारे को ये फाइन ट्यूनिंग भी देखनी पड़ेगी कि सिर्फ नाम को हमने लेके नहीं चलना है, उसकी और आइडेंटिटी जो उसकी वो आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर सके, क्योंकि सेम नाम का बच्चा दो अलग अलग क्लासेस में हो सकता है और वो इन दोनों टेबल में फिगर भी कर सकता है, तो वो गलत वैल्यू हमारे पास निकाल के देगा। तो अगेन जो प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा है या कमांड लिख रहा है उसको ये चीज़ों को डिटेलिंग भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में चूँकि एम्बिग्यूटी नहीं है तो हमारे पास में आउटपुट इस तरीके से निकल के आएगा कि माहिरा जो कि 6th क्लास में है और संजय जो कि 7th क्लास में है, ये हमारे को दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे क्योंकि 2 बारी लिख के आ रहा है, सीरियल नंबर नेम एंड क्लास ये डांस से निकल के आ रहा है, सीरियल नंबर नेम एंड क्लास ये म्यूज़िक से निकल के आ रहा है। तो जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं
तो हमारे पास में ये चांस रहता है, क्योंकि दोनों क्लासेस के हमने स्टार लगा के मांगे हैं, यानी कि तीनों एट्रीब्यूट हमें शो होने चाहिए। आना चाहिए था आंसर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट, मगर यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 एट्रीब्यूट में, जिसमें सेकेंड टाइम ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये एक फॉल्ट रहता है, जिसको हम आगे देखेंगे किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम स्पेसिफिकली वही डिटेल लें या वही डिटेल आए या रिपीटेशन ऑफ कॉलम्स ना हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, नाउ note that in this query we have used table aliases D for dance and M for music। जो मैंने आपको बात बोली थी, ये aliases हैं। जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो हमारे को पूरा नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टेबल का, और हम इसको कर सकते हैं। मगर इन्होंने एक पॉइंट और यहाँ पे रेज बताया है कि आपको फ्रॉम क्लॉज से पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोबारा दिखाता हूँ इस चीज़ को, कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं alias को, तब आपने इस फ्रॉम क्लॉज से पहले यूज़ करना है, फ्रॉम क्लॉज के बाद में इस तरीके से मेंशन करके लिखना है इसको। ठीक है, अगर आप उसको उस समय में मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे अपने d.name या =m.name लिखा है, वो उस समय में नहीं मानेगा इस चीज़ को। सपोज यहाँ पे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस कॉमा म्यूजिक वेयर d.name =m.name, तो वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि आपने अलाइसेस इस समय में मेंशन नहीं किए थे जब आप टेबल का नाम दे रहे थे। तो ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आप अपने से शॉर्टन नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पे देंगे नहीं। जब तक आप अलाइसेस मेंशन नहीं करेंगे तब तक आप अपने से इनको यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज के अंदर इसको यूज़ किया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, अलाइसेस देने का काम टेबल के नाम के साथ में ही करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ज्वाइन ऑन 2 टेबल्स। अब यहाँ पे हम कुछ ज्वाइंस की बात करेंगे कि किस तरीके से हम 2 टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशन क्या करता है? टपल्स को कंबाइन करता है 2 टेबल की ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन, कि आपने जो कंडीशन मेंशन करी है उसके हिसाब से वो टेबल्स की टपल्स को यानी कि रोज को कंबाइन करता है। ठीक है, दिस इज अनलाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट विच मेक्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह नहीं है जो सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन टपल्स के बना देता है। वाइल यूजिंग द ज्वाइन क्लॉज ऑफ एसक्यूएल वी स्पेसिफाई कंडीशंस ऑन द रिलेटेड एट्रीब्यूट्स ऑफ 2 टेबल्स विद इन द फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, तो जो हमारे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि टेबल 1 में जो एट्रीब्यूट था, ऐसा ही एट्रीब्यूट अगर हमारे पास में टेबल 2 में है, जो कि एक तरीके से आपको मैंने फॉरेन की के केस में समझाया था कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की बन जाती है। तो अब ये दोनों एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे? ये रिलेटेड एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा भी है, यूजुअली सच एन एट्रीब्यूट इज द प्राइमरी की इन 1 टेबल एंड फॉरेन की इन अनदर टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 2 टेबल बनाई हैं। एक टेबल का नाम रखा है यूनिफॉर्म, जिसके अंदर यू कोड, यू नेम और यू कलर, ये 3 एट्रीब्यूट हैं। और इसी तरीके से कॉस्ट टेबल बनाई है जिसमें यू कोड, साइज और प्राइस, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। जिसके अंदर यूनिफॉर्म में तो यू कोड प्राइमरी की है, और कॉस्ट के अंदर यू कोड और साइज ये प्राइमरी की है। मतलब ये कंपोजिट की को प्राइमरी की बनाया गया, इन दोनों चीज़ को मिला के एक प्राइमरी की बनाया गया है। ठीक है, और इनके अंदर कुछ इस तरीके का डेटा है, जैसे कि यूनिफॉर्म टेबल के अंदर यू कोड 1 रिप्रेजेंट करता है शर्ट को, और कलर है उसका वाइट। यू कोड 2 रिप्रेजेंट करता है पैंट को, और कलर है उसका ग्रे। और 3 रिप्रेजेंट करता है टाई को, और उसका कलर है ब्लू। अब चूँकि यहाँ पे कॉस्ट के अंदर जो लार्ज और मीडियम है यू कोड 1, उनका प्राइस अलग अलग है, तो इसलिए यहाँ पे यू कोड और साइज़ को मिला के प्राइमरी की बनाई गई है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे, अगर यू कोड को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो ये 1 और 1 दोनों जो हैं वो एक तरीके से कॉमन हो जाएंगे, और वो फिर प्रॉब्लम देगा अगर प्राइमरी की बनाते हैं। मगर 1 और L और 1 और M ये सेग्रीगेट करता है, तो इसलिए यू कोड और साइज़ को मिला के कंपोजिट की को प्राइमरी की बनाया गया। ठीक इसी तरीके से जब डेटा डाला 2 और L और 2 और M,
तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और हमारी चीज़ आसानी से होती चली जाएगी। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि टेबल हम लोगों ने किस तरीके से बनाई है और उसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है। देखिए, क्रिएट टेबल यूनिफॉर्म यू कोड इन प्राइमरी की देन कॉमा। तो ये ध्यान रखना है, जब आप वेरिएबल एट्रीब्यूट का नाम मेंशन कर रहे हैं, डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं और फिर अगर कंस्ट्रेंट पुट कर रहे हैं देन यू हैव टू पुट कॉमा। और इसी तरीके से यू नेम varchar 10, अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई है तो इसलिए कॉमा लगा दिया। यू कलर varchar 10, इसके बाद कॉमा नहीं लगेगा, ब्रैकेट बन एंड देन सेमीकोलन। और जब हम कॉस्ट टेबल बना रहे थे तो कॉस्ट टेबल बनाते समय हम लोगों ने यू कोड इंट साइज कैर 1 और प्राइस इंट, इसके बाद कॉमा लगा के और फिर प्राइमरी की मेंशन करिए, दोनों कॉलम का नाम मेंशन करके यू कोड कॉमा साइज। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है जतिन, मैंने यहाँ पे यू नेम में varchar यूज़ किया है, यू कलर में varchar यूज़ किया है, साइज में मैंने कैर यूज़ किया है, ऐसा क्यों? और इन दोनों में फ़र्क क्या है? जतिन? यस सर। सवाल समझ में आया? सर कैर तो सर कैर और varchar में फर्क क्या है? सर वो ज़्यादा लेटर्स अगर जैसे नाम बड़ा है सर उसको लिखने के लिए होता है सर। कैर? सर कैर नहीं varchar। अच्छा। और सर अनंत? अनंत? यस सर। कैर और varchar में क्या फ़र्क है? मैंने ऐसा क्यों किया है कि यू नेम और यू कलर को तो varchar रखा और साइज को मैंने कैर में रखा है। डेटा एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुम्हारे को। ये यू कलर है और ये यू नेम है और ये साइज है। बताओ। सर varchar में जो हम डिजिट डाल मतलब जो हम जितनी भी लिमिट डालते हैं ना सर, सर अगर मान लो हमने 10 डाली, चाहे हम 10 से मतलब 5 भी हमारा जैसे ब्लैक है वो 5 उसका अल्फाबेट्स का है तो वो भी आ सकता है। और सर कैर में जो हमने 1 डाली सिर्फ ओनली 1 ही आएगी। ठीक है। मतलब ना ज़्यादा 2 हो सकती ना 3, तो एल और एम ही आ रही है बस। ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो, जब लेंथ वेरी कर रही है, वाइट के अंदर हमारे पास में 5 अल्फ़ाबेट हैं, ग्रे में 4 अल्फ़ाबेट हैं, ब्लू में 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो उस केस में varchar 10 होने की वजह से पहली रो के लिए 5 बाइट्स यूज़ होंगी, बाकी की 5 बाइट्स वेस्ट नहीं जाएंगी, जो कि कैर के केस में होता है। ठीक है। अब चूँकि हमें पता है कि हमारा डेटा एल एम इस तरीके का या ऐसा ही डेटा डलेगा, तो हम लोगों ने इसलिए इसको कैर रखा। ठीक है। और varchar में क्या होता है कि एक टेबल अलग से और बनती है जो कि साइज़ को मेंटेन करती है कि पहली रो में 5 बाइट्स यूज़ हुई, दूसरी रो में 4 बाइट्स यूज़ हुई, तीसरी रो में 4 बाइट्स यूज़ हुई। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं, अगर मान लीजिए सिंगल अल्फ़ाबेट के लिए मैं अगर varchar यूज़ करता तो मेरा ज़्यादा डाटा कंज्यूम होता बजाय कैर के, अगर मैं varchar यूज़ करता तो इसलिए जब आपको पता है कि आपका डेटा स्पेसिफिक है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट या 2 अल्फ़ाबेट या 3 अल्फ़ाबेट का फिक्स है, तब आप कैर यूज़ कर लीजिए। जब आपको पता है कि आपका डेटा वेरिंग लेंथ का होना है, जैसे यहाँ शर्ट में भी 5 है, पैंट में 4 हैं, टाई में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ जब वेरिंग लेंथ का डेटा है तब आप varchar का इस्तेमाल करिए, सो दैट आपकी जो एक्स्ट्रा बाइट्स बच रही हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगी और आपका जुडिशियली डेटा यूज़ होगा या जो जुडिशियली मेमोरी यूज़ होगी। इसलिए हम लोग varchar और कैर को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास डेफिनेट साइज़ पता है तब हम कैर इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हमें पता नहीं है कि हमारे डेटा की लेंथ हर रो में अलग अलग हो सकती है, तब हम लोग varchar करते हैं। अब क्लियर है पॉइंट?
यस सर। अनंत? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे डेटा जो हमारे को वहाँ पे टेबल में दिखाया था, 1 शर्ट वाइट, 2 पैंट ग्रे, 3 टाई ब्लू, और 1L 580, 1M 500, 2L 890, 2M 810। तो जो डेटा हमारे को यहाँ पे टेबल में दिखाया गया था, वो डेटा हम लोगों ने अपनी टेबल बना के उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, इसको अगर आप चाहो तो देख सकते हो, सो दैट आपको ये चीज़ क्लियर हो। हम जो आगे काम करेंगे उसके अंदर ये हमारे को काम आएगा। ये हमारी डेटाबेस आ गई यूनिफॉर्म, और ये हमारी डेटाबेस आ गई कॉस्ट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल रन करके देखते हो, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉस्ट कॉमा यूनिफॉर्म। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो टेबल का नाम आप पहले लिखोगे वो टेबल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टेबल के रिकॉर्ड। और अगर आपने जैसे इसमें कॉस्ट पहले लिखी है और यूनिफॉर्म बाद में लिखी है, अगर आप वाइस वर्सा करोगे, यूनिफॉर्म कॉमा कॉस्ट करोगे, तो यूनिफॉर्म के का पहला रिकॉर्ड और कॉस्ट के सारे रिकॉर्ड इस तरीके से चलेगा। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हो तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ये देखिए कॉस्ट L581, L582, सॉरी पहले शर्ट के साथ में, फिर पैंट के साथ में, फिर टाई के साथ में 580 वाला रिकॉर्ड, फिर 500 वाला रिकॉर्ड शर्ट पैंट एंड टाई के साथ में। इस तरीके से ये हमारे पास में रिकॉर्ड बन के आ रहा है। ठीक है, मगर जो लास्ट रिकॉर्ड था, क्योंकि इसमें 4 रिकॉर्ड है कॉस्ट के अंदर और उसके अंदर 3 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। दोनों केसेस में 12 रिकॉर्ड है, मगर जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको यूनिफॉर्म कॉमा कॉस्ट कर देते हैं, तो पहले यूनिफॉर्म के रिकॉर्ड और फिर कॉस्ट के रिकॉर्ड। तो ये चीज़ समझने वाली है कि जिस टेबल का नाम पहले लिखोगे उस टेबल के अकॉर्डिंगली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो शर्ट पैंट एंड टाई और 580 वाला रिकॉर्ड, फिर 500 वाला रिकॉर्ड, इस तरीके से ये चीज़ चल के आ रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर जितनी रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल के, वो एक तरीके से मल्टीप्लाई होके और हमारे पास में जितने भी पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स के, वो हमारे को दिखाई देता है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पूछते हैं कि जिसका यू कोड मैच कर रहा है। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर मैं आपको यहाँ इंसर्ट वैल्यूज वाले हिस्से में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों के यू कोड मैच कर रहे हैं, 3 का यू कोड नहीं है कॉस्ट टेबल के अंदर। तो अगर हमने क्वेरी फायर किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू कॉस्ट सी वेयर यू कोड u.u कोड इज इक्वल्स टू c.u कोड, जिसका यू कोड मैच करेगा तो उसका डेटा हमारे को दिखाई दे। और जब हम इसको रन कर रहे हैं तो वही वाली बात कि 3 एट्रीब्यूट इसके और 3 एट्रीब्यूट उसके, दोनों के यू कोड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और साइज और प्राइस क्योंकि दोनों में इसमें और यू नेम और यू कलर इसमें अलग अलग है, मगर ये यू कोड वाला एट्रीब्यूट आपका रिपीट हो रहा है क्योंकि हम लोग दोनों टेबल से सेलेक्ट स्टार कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक 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 ये मैच किया तो ये डिस्प्ले हुआ, 2 2 ये मैच हुआ, 2 2 इस तरीके से यहाँ पे मैच हुआ। ये चीज़ हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक तरीका हो गया ज्वाइन करने का। ठीक है, हमने टेबल को ज्वाइन किया जो हमने पीछे देखा था। अब इसके आगे एक और पॉइंट दिया गया है कि हम लोग एक और तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं टेबल को। एक तरीका तो ये हमारे सामने आ गया जो भी हमने देखा। तो इस तरीके से अगर हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम लोग एक नेचुरल ज्वाइन बना रहे हैं, और इस नेचुरल ज्वाइन को बनाने के 3 तरीके हमारे को दिए गए हैं। एक तरीका ये रहा जो मैंने भी आपको दिखाया। दूसरा तरीका रहा कि अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली ज्वाइन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी ऑन u.u कोड इज इक्वल टू c.u कोड। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप एक पर्टिकुलर टास्क को कि दोनों क्वेरीज को, दोनों टेबल्स को जब ज्वाइन करना है ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, तो आप इन 3 तरीकों से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा तरीका, तो अगर हम दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी
वेयर u डॉट यू कोड इज इक्वल टू c डॉट यू कोड। आउटपुट सेम रहने वाला है क्योंकि हमारा ये एक और तरीका है ज्वाइन करने का दो टेबल्स को, या एक तरीके से उनके बीच का जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसमें बेस हम डेटा जो निकालना चाह रहे हैं। मगर यहाँ पे भी देखो यू कोड जो है वो दोनों के अंदर सेम रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो एट्रीब्यूट रिपीट हो रहा है उसको हम हटाना चाहते हैं, तो हम एक नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जब नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो जो रिपीटिटिव कॉलम है वो रिपीटिटिव कॉलम हमारा हट जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म नेचुरल जॉइन कॉस्ट, इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि यू कोड दोनों के सेम होने चाहिए, बस एक नेचुरल जॉइन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो कि दूसरे जॉइन क्लॉजेस की तरह ही काम कर रहा है, मगर जो रिडंडेंट एट्रीब्यूट है उसको हटा देता है। तो अगर हम इस तरीके से क्वेरी को रन करते हैं तो हमारे पास में अभी देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 कॉलम आ रहे हैं, और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 5 कॉलम आ रहे हैं जिसके अंदर यू कोड रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो रिडंडेंट कॉलम था या रिडंडेंट एट्रीब्यूट था उसको ये रिमूव कर देता है, और नेचुरल जॉइन जो है वो बेस्ट आउटपुट हमारे को प्रोड्यूस करके देता है जब हम दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। ये फाइनल आउटपुट हमारे पास में आया। ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जॉइंट्स को अप्लाई करते समय एक दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर हमें इस्तेमाल करना है। इफ़ 2 tables आर जॉइंड ऑन इक्वालिटी कंडीशन ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट देन वन मे जॉइन विद ऑन क्लॉज और नेचुरल जॉइन इन फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, जब हमारे पास में कॉमन एट्रीब्यूट अवेलेबल है तो हम लोग जॉइन विद ऑन क्लॉज या नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। If 3 tables are to be joined on equality condition, then 2 join or natural join are required। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की कोशिश कीजिए अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा टेबल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो जॉइन क्लॉज है उसको 2 बार इस्तेमाल करना है। यानी कि जब 2 टेबल तो 1 बारी ज्वाइन, जब 3 टेबल तो 2 बारी ज्वाइन, अगर 4 टेबल तो 3 बारी ज्वाइन। यानी कि n-1 टाइम आपको, अगर n टेबल है तो n-1 टाइम आपको जॉइन का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू जॉइन कॉस्ट सी, फिर देन जॉइन पर्टिकुलर टेबल, जो भी आप तीसरी टेबल आप इस्तेमाल करने चाह रहे हो उस टेबल का नाम, एंड देन जो वेयर क्लॉज आप उसके बाद में लगाना चाहते हो, क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जॉइंस इस्तेमाल करेंगे अगर जितने नंबर ऑफ टेबल हैं उससे एक कम। और अगर आप नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। इन जनरल n-1 जॉइंट्स आर नीडेड टू कंबाइन n tables on equality condition. With join clause we may use any relational operator to combine tuples of 2 tables. ठीक है, जॉइन क्लास के साथ में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम टपल्स, जो 2 टेबल की टपल्स हैं उनको ज्वाइन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे समरी दी गई है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस में कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि RDBMS को डिफाइन करिए या 2 RDBMS सॉफ्टवेयर्स के नाम मेंशन करिए। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, 2 RDBMS सिस्टम में MySQL का आप Oracle का नाम ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर बाय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम लोग जब सॉर्टिंग करके दिखाना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रुप बाय का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम लोगों को ग्रुपिंग करनी होती है, बंचिंग करनी होती है रोज की, तब हम लोग ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और साइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया था, एग्रीगेट फंक्शंस में आप लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मिन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। सिंगल रो फंक्शंस के अंदर आप लोग जो मेंशन मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन आप बना रहे हैं, काउंट वाला फंक्शन है या कोई और दूसरा फंक्शन है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या स्ट्रिंग के फंक्शन जैसे आपको बताए थे उनका आप सिंगल रो के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपर केस लोअर केस वाला। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? जैसे आपको बताया कि दो टेबल्स के अंदर जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के देखना चाहते हैं तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल्टर एंड अपडेट। ऑल्टर जो है वो एक DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन कमांड, जिसके थ्रू हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करते हैं। अपडेट एक DML कमांड है, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में जो हमने टेबल के अंदर जो हमने रिकॉर्ड्स डाले हैं उसमें जो डेटा है उसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। डिलीट एंड ड्रॉप कमांड, डिलीट अगेन एक DML कमांड है और ड्रॉप एक DDL कमांड है। ड्रॉप के थ्रू हम लोग टेबल को ड्रॉप करना हुआ या कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हुआ या कॉलम को ड्रॉप करना हुआ उसको हम करते हैं। डिलीट के थ्रू हम लोग टेबल के रिकॉर्ड्स या तो कंडीशन बेस्ड या सारे रिकॉर्ड्स उस तरीके से हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। अगर आपको मंडे ट्यूसडे ये सब दिखाना है तो डे नेम करके एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने पीछे बताया भी था आपको कि आप डे नेम का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 है, तो अब आप लिखते हैं अगर मान लीजिए 15/8/1947 और डे नेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे यूज़ करें सेलेक्ट डे नेम, और क्योंकि ये पहले ईयर आएगा तो 1947-8-15 इस तरीके से अगर हम मेंशन करेंगे तो हम लोग डे नेम निकालना है हमारे को। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो इस तरीके से हम लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर डेट का कौन सा दिन था वो दिखा सकते हैं। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो जैसे आपको बताया था लेफ़्ट और राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे को बोला हुआ है सपोज एक यूज़ करते हैं सेलेक्ट, अगर मैं बोलता हूँ लेफ़्ट तो मुझे लेफ़्ट हैंड साइड से स्ट्रिंग की वैल्यूज दिखाई देंगी। सपोज यहाँ पे दिया हमने GNV अम्बाला, और यहाँ पे हमने साइज मेंशन कर दिया कि हम पहले 3 कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसमें पहले 3 कैरेक्टर्स GNV करके हमारे को दिखाई दिए। अगर मान लीजिए मैं राइट साइड से देखना चाहता था तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट राइट, अगेन लिखा GNV अम्बाला। तो ये 3 और 3 6 अल्फ़ाबेट हैं, तो मैंने यहाँ पे 6 मेंशन किया और इस तरीके से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे 6 कैरेक्टर्स राइट साइड से इसने मुझे दिखा दिए। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देख सकते हैं। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ इन विच यू आर बॉर्न, ठीक है, एंड टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। तो अगर मान लीजिए हम लोग कैपिटल लेटर्स की बात करें, सेलेक्ट UK और यहाँ पे मेंशन किया स्ट्रिंग सपोज जतिन छोटे में। तो अगर मैं इस तरीके से मेंशन करता हूँ तो मेरे पास में ये
अपर केस में मेरा नाम आ गया जो मैंने मेंशन किया था। अगेन मुझे मंथ देखना है कि कौन से मंथ में मैं पैदा हुआ, जो मेरे मंथ का नाम क्या था। तो या आज की डेट से बात करें हम लोग, अगर मैं नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे आज की डेट के मंथ का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, सॉरी मंथ का वैल्यू दिखाई देगा यहाँ पे। तो अगर मैं मंथ नेम मेंशन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मंथ नेम दिखाई देगा कि इस महीने में महीने का नाम क्या है। ये दिसंबर हमारे पास में इस तरीके से। ये जो हम लोग MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारे को एक तरीके से हेल्प मिल रही है कि अगर फंक्शन का नाम हम लिखना चाह रहे हैं तो हमारे को एक तरीके से आइडिया दे रहा है। बट अगर आप कमांड लाइन क्लाइंट पे यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ करते थे 11th में, तो आपको ये हेल्प नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। अब मुझे कितने लोगों के पास में अभी सिस्टम या मोबाइल पे चीज़ अवेलेबल है? मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करके स्क्रीनशॉट पे भेज सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सिर्फ इसको लिखना है और आउटपुट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है।